पाठ 10 लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारत के उन महान नेताओं में से हैं जिन्होंने निष्प्रह भाव से देश की सेवा की, कभी किसी पद का मोह नहीं रखा। माता पिता के लाडले बाउल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात आपातकाल में सरकार के निरंकुशतापूर्ण आचरण के विरुद्ध इन्होंने शंखनाद किया। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इन्होंने 1977 ईस्वी में उस सरकार को उखाड़ फेंका। विश्व शांति सर्वोदय के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। चंबल के दुर्दांत डाकुओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ये आजीवन संघर्षरत रहे। आइए इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, जो अपना जीवन दूसरों के हित के लिए लगा देता है, उस महान व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। समझो, उसकी मृत्यु नहीं होती, भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद भी वह अपने यशरूपी शरीर से जीवित रहता है। ऐसे स्वनामधन्य जनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम अग्रगण्य है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार प्रांत के सिताबदियरा गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के पिता हरसुदयाल नहर विभाग में कर्मचारी थे। जयप्रकाश की माता जी का नाम फूलरानी देवी था। बचपन से ही जयप्रकाश अत्यंत दयालु थे। दूसरों को प्रसन्न देखकर इन्हें बहुत खुशी होती थी। खेल में तो सभी लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन बालक जयप्रकाश खेल में इसलिए जानबूझकर हार जाया करते थे, जिससे कि साथ खेलने वाले इनके साथी छोटे भाई बहन अपनी जीत पर खुश हो सकें। 9 वर्ष की अवस्था में जयप्रकाश को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना भेज दिया गया। उन दिनों भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा बलवती होती जा रही थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का यह प्रेरणा वाक्य युवा वृद्ध सभी में नए उत्साह का संचार कर रहा था। किशोर जयप्रकाश भी भला इससे कैसे अप्रभावित रह सकते थे। ये 14 वर्ष की अवस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय नवयुवकों की बैठकों में भाग लेने लगे थे। मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती पढ़कर इन्हें देश प्रेम की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। जयप्रकाश कुशाग्र बुद्धि थे। मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण इन्हें योग्यता छात्रवृत्ति मिली। पटना कॉलेज में पढ़ते समय केवल 18 वर्ष की आयु में जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के प्रसिद्ध वकील एवं समाज सेवी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ हो गया, क्योंकि उन दिनों बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। उन दिनों देश में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की धूम मची थी। तभी जयप्रकाश नारायण को पटना में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण सुनने का अवसर मिला। मौलाना आजाद ने अपने भाषण में विद्यार्थियों से अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने समझाया कि अंग्रेजी की शिक्षा देकर अंग्रेज भारतीयों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। मौलाना साहब के शब्दों ने जैसे जयप्रकाश पर जादू ही कर दिया। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज छोड़कर स्वदेशी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का व्रत ग्रहण किया। पढ़ाई छोड़कर आजादी के लिए आंदोलन प्रदर्शनों में भी भाग लेने लगे। कुछ समय बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तब ये फिर से पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगे। 1922 में जयप्रकाश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। वहां पढ़ाई का व्यय जुटाने के लिए इन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वहां इन्होंने रेस्टोरेंट में नौकरी की और बर्तन धोने का काम करने में भी संकोच न किया। कारखाने में मेहनत मजदूरी भी इन्हें करनी पड़ी। अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग के साथ साथ फ्रेंच और जर्मन भाषाओं तथा समाज विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की।
जयप्रकाश ने अमेरिका में मजदूरों के साथ काम करते हुए मजदूरों की दीनहीन दशा को अपनी आंखों से देखा। तभी उनके मन में यह विचार जड़ पकड़ गया कि धन संपत्ति पर थोड़े से लोगों का एकाधिकार होने के कारण ही श्रमिकों का शोषण होता है। माता की बीमारी के कारण जयप्रकाश को नवंबर 1929 में अपनी उच्च शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा। जयप्रकाश के अमेरिका प्रवास की अवधि में प्रभावती गांधी जी के आश्रम में कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू के संपर्क में रहकर समर्पित गांधीवादी बन गई थी। प्रभावती ने जयप्रकाश की गांधी जी से भेंट कराई। जयप्रकाश और प्रभावती ने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित होकर ये कांग्रेस के सदस्य बन गए। सन 1930 में जब कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता बंदी बना लिए गए, तो जयप्रकाश बम्बई, अब मुंबई, में एक गुप्त स्थान पर कार्यालय बनाकर आजादी के लिए आंदोलन चलाते रहे। बाद में इन्हें मद्रास, अब चेन्नई, में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें नासिक जेल में डॉ. राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी आदि नेताओं के साथ रहना पड़ा। इन सभी का विचार था कि अकेले सत्याग्रह और जेल भरने से आजादी नहीं मिल सकती। ये मानते थे कि सच्ची आजादी तभी होगी जब देश में गरीबों और शोषितों का राज कायम हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जयप्रकाश और उनके मित्रों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी संगठित की। सन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटेन ने भारत को भी अपने साथ युद्ध में शामिल कर लिया। जयप्रकाश ने इसके विरोध में भाषण दिया। तब इन्हें जेल में डाल दिया गया। 9 महीने बाद रिहा हुए तो इन्हें फिर गिरफ्तार करके देवली कैंप में नजरबंद कर दिया गया। देवली कैंप में बंदियों की दुर्दशा देखकर जयप्रकाश को बड़ी वेदना हुई। इनके नेतृत्व में हजारों कैदियों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और भूख हड़ताल कर दी। इससे देश भर में क्रोध की लहर दौड़ गई। अंग्रेज सरकार ने नाराज होकर जयप्रकाश को हजारीबाग केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया। 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई, अब मुंबई, में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो देश भर में मानो तूफान आ गया। देश के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभावती को भी जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश पहले ही जेल में बंद थे, किंतु ये हार मानने वाले जीव न थे। जेल से बाहर आकर देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने को इनका मन मचल रहा था। इन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 8 नवंबर 1942 को जब जेल के वार्डर और कैदी दिवाली की खुशियां मनाने में जुटे थे, साहसी जयप्रकाश अपने 5 अन्य साथियों के साथ जेल की 17 फुट ऊंची चारदीवारी को लांघकर जेल से फरार हो गए। जल्दबाजी में इनके जूते और कपड़े भी जेल में ही छूट गए। नंगे पैर भागते भागते कांटों और पत्थरों से इनके पैर लहूलुहान हो गए। भयंकर जंगली जानवरों से भरे जंगल में 3 दिन तक भागते दौड़ते ये गया पहुंचे। सरकार आग बबूला हो उठी। इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार की आंखों में धूल झोंककर जयप्रकाश नेपाल जा पहुंचे। लेकिन भला कैसे? एक बारात में दूल्हे का वेश बनाकर। वहां अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर इन्होंने आजाद दस्ता गठित किया। नेपाल सरकार पर दबाव डालकर अंग्रेजों ने इन्हें और राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करा लिया। जब इन्हें पकड़कर भारत लाया जा रहा था, तो आजाद दस्ते के अन्य क्रांतिकारियों ने पास ही एक झोपड़ी में आग लगा दी। सिपाही हड़बड़ाकर आग बुझाने दौड़े, तो जयप्रकाश और लोहिया वहां से रफूचक्कर हो गए। सरकार हाथ मलती रह गई। जयप्रकाश भारत आकर चुप नहीं बैठे। ये वेश बदलकर आंदोलन चलाते रहे। उस दिन जयप्रकाश पाश्चात्य वेशभूषा पहने रेल में सफर कर रहे थे।
लाहौर स्टेशन पर अचानक इनके डिब्बे में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने आकर इन पर पिस्तौल तान दी और इन्हें गिरफ्तार करके लाहौर किले में कैद कर दिया। यह किला कैदियों को यंत्रणा दिए जाने के लिए बदनाम था। क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी लेने लिए इन्हें यहाँ निरंतर अमानुषिक यंत्रणाएं दी गईं, पर लौह पुरुष जयप्रकाश ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा, मैं भारत में अंग्रेजी राज का विरोधी हूँ। मैं देश की आजादी के लिए काम कर रहा था और इस काम को तब तक करता रहूंगा जब तक आजादी मिल नहीं जाती या मैं मर नहीं जाता। 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश जेल से छूटे। जनता ने इनका महानायक की तरह स्वागत सम्मान किया। तभी कुछ समय के भीतर दो ऐसी दुखद घटनाएं घटीं जिन्होंने जयप्रकाश की विचारधारा को बदल दिया। वे दुखद घटनाएं थी भारत पाक बंटवारे के समय हुआ भीषण रक्तपात और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। अब गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत ही जयप्रकाश को सार्थक प्रतीत हुआ। देश के कोटि-कोटि दीनहीन लोगों की दशा सुधारने के लिए इनका मन तड़पता था। आजादी के बाद ये ऐसी नीतियां देश में लागू करना चाहते थे जिनसे अमीर गरीब का भेद मिटे। इन्होंने इसलिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसमें मुख्य बातें थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमिहीनों को भूमि देना, स्वदेशी का पुनर्जागरण, सहकारिता आदि। नेहरू जी उसको लागू करने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे पाए। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जयप्रकाश नारायण ने 19 अप्रैल 1954 को अपनी संपत्ति ही नहीं, अपना जीवन भी भूदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन की मुख्य बात यह है कि जिनके पास अधिक भूमि है वे स्वेच्छा से कुछ भूमि गरीब भूमिहीनों के लिए दान करे दें। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जयप्रकाश 20 वर्षों तक गांव-गांव घूमे। आज नक्सलपंथियों का नाम सुनकर पुलिस और प्रशासन भी आतंकित हो जाते हैं। जून 1971 में जब किसी नक्सलपंथी ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी, तो जयप्रकाश अहिंसा, प्रेम और सहानुभूति के हथियारों से लैस होकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई महीने रहकर वहां की समस्या हल करने का प्रयास करते रहे। इनका विश्वास था कि नक्सलपंथ जैसी विचारधाराएं गरीबों की निरंतर उपेक्षा किए जाने का ही परिणाम है। जयप्रकाश नारायण के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारों दुर्दांत दस्युओं ने हिंसा का मार्ग छोड़कर हथियार डाले। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जयप्रकाश अपनी सफेद जीप पर सफेद झंडा लगाए अपनी पत्नी प्रभावती के साथ दस्यु प्रभावित चंबल के बीहड़ों में निःशंक घूमते रहते थे। 15 अप्रैल 1973 को जयप्रकाश नारायण को गहरा आघात लगा जब इनकी पत्नी प्रभावती कैंसर की बीमारी के कारण चल बसी। ऐसा कभी नहीं हुआ जब अपने व्यक्तिगत सुख दुख के कारण जयप्रकाश नारायण ने जनता के कष्टों को एक पल के लिए भी अनदेखा किया हो। ये व्यथित होते थे यह देखकर कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। 72 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इन्होंने जनांदोलन का नेतृत्व किया। पुलिस की लाठियां खाई, अपने ही राज्य में जेल यातनाएं सही, लेकिन अपने उद्देश्य में सफल रहे। सचमुच जयप्रकाश नारायण में वृद्ध होते हुए भी युवकों जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जयप्रकाश के मार्गदर्शन में कांग्रेस सरकार के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनी, पर वह अधिक दिन चल नहीं पाई। जेल में रहते हुए जयप्रकाश नारायण के दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। डायलिसिस की मशीन के सहारे ये कुछ दिन जीवित रहे। 8 अक्टूबर 1979 को यह निःस्पृह समाजसेवक एवं समर्पित स्वतंत्रता सेनानी इस संसार से विदा हो गया। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण के सपनों की सच्ची स्वतंत्रता तब होगी जबकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखमरी, अन्याय और शोषण से मुक्त हो जाएगा।
तब नक्सलवाद जैसी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। आज कठिन समस्याओं के घने अंधेरे में हमें दिशा नहीं सूझती। ऐसी स्थिति में हम चाहें तो जयप्रकाश के विचारों से प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं।